गुड मॉर्निंग। पुनः आज आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 10 लेकर आए हैं, जिसमें आप कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। आता है 2 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में आता है कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो इसके लिए आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति में जाना होगा। सबसे पहले हम यह x अक्ष लेते हैं और ये y अक्ष। आप जानते हैं इनके दोनों के कटान बिंदु को जो है मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्लियर? अब इन्हीं के तल में दो आवेश, बिंदु आवेश, जैसे आपने पढ़े थे कूलाम के नियम में, एक बिंदु आवेश Q1, दूसरा बिंदु आवेश जो है Q2, ये हम लेते हैं। तो जैसे दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तैसे इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, आप पढ़े हैं कि वह बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी हमने मान लिया R है, तो R स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं, ये है परिमाण, न कि दिशा। इसकी दिशा भी नहीं हुआ है, ये परिमाण है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले इस मूल बिंदु से Q1 को हम मिला देते हैं। क्लियर? अब Q1 का जो है स्थित सदिश देखते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष, ये होता है R1 स्थित सदिश, ये R1। पुनः Q2 को भी जो है हम बिंदु O से मिला देते हैं। आवेश Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, ये R2। क्लियर? यानी Q1, आवेश Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर जो होता है, यह वेक्टर R1 होगा। इसी प्रकार Q2 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश अर्थात पोजीशन वेक्टर, ये R2 होता है। क्लियर? अब आप लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 जो है वह Q1 आवेश का स्थित सदिश है मूल बिंदु O के सापेक्ष। इसी प्रकार हम R2 को लिख सकते हैं Q2 आवेश का स्थित सदिश है मूल बिंदु O के सापेक्ष। क्लियर? अब देखिए, यदि हम इसको यहां पर मिलाते हैं, ऐसे एरो का चिन्ह इधर देते हैं, यानी आप जानते हैं ये हेड है, ये टेल है। यहाँ पर टेल था, यहाँ पर हेड था, यहाँ पर टेल था, यहाँ पर हेड है। यदि हम टेल को यहाँ पर रखते हैं, हेड को यहाँ पर करते हैं, तो
इनके बीच जो कह सकते हैं कि Q1 का बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश जो होगा, मान लीजिए R है। क्या है? R है। सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब देखिए Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित सदिश जो होगा, इसको लिखेंगे 1 2 लिखेंगे, वेक्टर 1 2, अर्थात इसको लिख सकते हैं वेक्टर 1 2 को लिखेंगे आवेश Q1 का स्थित सदिश है Q2 के सापेक्ष। और यदि हम टेल यहां रखते हैं, हेड यहां कर देते हैं, इस प्रकार से हम ऐसे कर देते हैं, इस प्रकार से, तब ये लिखाएगा वेक्टर 2 1। क्या लिखाएगा? वेक्टर 2 1, अर्थात वेक्टर 2 1 लिखेंगे आवेश Q2 का स्थित सदिश है Q1 के सापेक्ष। तो देखिए आपको R1 वेक्टर R1, तो देखिए यहां पर टेल है, यहां पर हेड है। क्लियर? तो जहां पर हेड होता है उसका स्थित सदिश होता है। तो देखिए यहां पर लिखा है R1, वेक्टर R1, हेड है Q1, तो Q1 आवेश का स्थित सदिश किसके सापेक्ष? O के। क्लियर? मूलबिंदु O के सापेक्ष। क्लियर हो गया? इसी प्रकार ये देखिए यहां पर टेल है, यहां पर हेड है, ये Q2 है, तो Q2 आवेश का स्थित सदिश है मूलबिंदु O के सापेक्ष। अब यहीं पर हमने लिखा, यहां पर टेल लिखा, यहां पर हेड किया, हेड ये Q1 है, तो लिख देंगे Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश किसके? Q1 का स्थित सदिश Q2 के सापेक्ष। Q1 का देखिए ये हेड, Q1 का स्थित सदिश Q2 के सापेक्ष, तो नाम हो गया 1 2, क्योंकि यहां पर नाम लिया गया 1 का, इसलिए 1 2। और जब यहां ऐसे कर देंगे, एरो यहां रहेगा, टेल यहां रहेगा, तो Q2 का स्थित सदिश किसके सापेक्ष? Q1 के सापेक्ष, तो यहां पर 2 हेड है, तो 2 1 हो जाएगा, वेक्टर 2 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अभी आगे और बता रहे हैं। बोलिए आप लोग। अब देखिए एक और जान लीजिए, ये एकांक वेक्टर, यानी ये एकांक वेक्टर जो होता है, एकांक सदिश, ये दिशा बताती है केवल। क्या बताती है? दिशा। तो इसकी दिशा आप लिखेंगे, यह एकांक सदिश, ये केवल दिशा बताती है, परिमाण नहीं बताती। इसी प्रकार से कैप 2 1 भी क्या है? एकांक सदिश है। अब देखिए यह हमें A12 है, ये 2 1 है, ये केवल बराबर कब होगा? जब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दिशा है, दिशा ये दिशा का है, मान इस दिशा का है, उतना ही इधर है, तो हम इन लोग का परिमाण बराबर करने के लिए हम इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, ये दोनों आपस में अब ये बराबर हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब इन दोनों के बीच जब ये एरो ये लिया जाएगा, तो यह आवेश, इस पर जो बल लगाएगा, बल ये लगेगा, ये बल, और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगी, इसकी दिशा ये।
तो देखिए ये आपका जो है आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो होगा, देखिए ये Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर 1 पर किसके द्वारा, Q2 यानी 2 वाले के द्वारा, आप इसको लिखेंगे 1 2। और जब Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल, Q2 2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा, ये बल ये होगा। तो इसके कारण लगने वाला बल की दिशा ये, इसके कारण लगने वाला बल की दिशा ये। क्लियर। अब देखिए, अब लिखेंगे Q2 के कारण आवेश, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा वेक्टर स्वरूप। अब वेक्टर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये परिमाण लिख दिए। अब इसका दिशा, इसकी दिशा ये एक अंक, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आ गया होगा। अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, अब Q2 के कारण Q1 के कारण लग रहा है कहां पर, Q2 पर, 2 पर, तो ये हो जाएगा, परिमाण वही रहेगा Q1 Q2 अपान R का, दिशा हो जाएगी ये हो जाएगी। अब देखिए परिमाण तो दोनों का सेम है, केवल दिशा में अंतर है। तो अब हम इसके जगह पर ये समीकरण नंबर एक से देखिए, यहां पर ये वेक्टर 1 2 यानी F12, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस, ये लिख सकते हैं। अब ये माइनस इधर चला आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये बना। अब ये इतना वैल्यू जो होगा ये किसका है, वेक्टर F2 का। तो इस प्रकार हम ले आए क्या, ये क्लियर, ये प्रूफ हुआ, यही वेक्टर स्वरूप है। इसका मतलब क्या हो गया, इस आवेश द्वारा लगने वाला बल इस आवेश पर बराबर होगा, इस आवेश पर लगने वाला बल इस आवेश पर, ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन क्या होगा, दिशा में अंतर होगा। अर्थात आप लोग पढ़े हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया में भी है कि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल हमको विपरीत दिशा में लगाती है। सेम कूलाम का जो है वेक्टर स्वरूप यही बताता है कि यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर उतना ही बल लगाता है जितना कि पहला आवेश दूसरे वस्तु पर लगाता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत। यही कूलाम का वेक्टर स्वरूप है। क्लियर। हाँ, अब देखिए अगला जो टॉपिक रहेगा आपका परीक्षण
आवेश, इसको बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? यह एक काल्पनिक आवेश होता है। क्या होता है? यह एक काल्पनिक आवेश होता है, अर्थात इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, व्यक्तिगत कोई वैद्युत क्षेत्र इसका नहीं होता है, और यह सदैव धन आवेश लिया जाता है, अर्थात हम इसको बोलते हैं सदैव धन परीक्षण आवेश। यह केवल चेक करने के लिए, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, किसी वैद्युत क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब कोई आवेश वहां होगा। वैद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब वहां पर कोई आवेश होता है। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, कि जब किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर के क्षेत्र पर जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो अन्य आवेश यानी धन परीक्षण आवेश ही, ये धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश ही यानी चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए यह एक काल्पनिक आवेश होता है। हम मान लेते हैं कोई आवेश है, यह सदैव धनात्मक लिया जाता है, अर्थात परीक्षण आवेश की परिभाषा क्या देंगे कि यह एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ये परिभाषा हुआ टेस्टिंग चार्ज का। यह सदैव धन आवेश लिया जाता है, इसलिए इसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं। धन परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? देखिए Q रहेगा तो Q का कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, ये बिंदु आवेश है। ये क्या है? बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज। ये Q रहेगा तो उसका कोई क्षेत्र रहेगा, लेकिन Q0 का कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। यह केवल टेस्टिंग चार्ज के लिए लिया जाता है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केवल इसीलिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं तक है। धन्यवाद आपको।